हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी डाइपोल की वजह से। कहां पर? एक्सिस पर। और वो कितनी आई थी बेटा? वो आई थी सर 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाली थी। वो कितनी आई थी बेटा? कितनी आई थी? kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आई थी। ठीक है, तो इसको याद रहना चाहिए। और हमने देखा था डायरेक्शन कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से निकाली तो डायरेक्शन सेम थी डायपोल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, और जब हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल की डायरेक्शन कैसी थी बेटा? ऑपोजिट थी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मेरे मन में सवाल आया सर कि अगर एक्सिस पे पूछ लिया तो हम फॉर्मूला लगा के कर लेंगे सर 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछ लिया सर तो भी हम फॉर्मूला लगा के कर लेंगे सर kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अगर सर एट एनी पॉइंट पे पूछ लिया तो क्या कर देंगे? छोड़ देंगे? हाँ सर छोड़ देंगे। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे बेटा। और आज के लेक्चर में हम लोग फ्रेश टॉपिक देखेंगे, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फ्रेश लेक्चर हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो नई शुरुआत, नई सुबह, नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट इन अ एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस, एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस। ठीक है, तो जनरली हम लोग देखने वाले हैं बेटा कि हमने एक डायपोल ले लिया। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने एक डायपोल ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया माइनस क्यू और यहाँ पे हमने ले लिया बेटा प्लस क्यू। ठीक है, अब हमको सर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट में। तो लेट सपोज हमने एक पॉइंट मान लिया, हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर एम। यहाँ पे एक पॉइंट हमने मान लिया कि सर इस पॉइंट पे हमको निकालना है। अब किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, रैंडम पॉइंट पे, तो सर हमको इस पॉइंट पे निकालना है। चलो, और ये पॉइंट हमारा सेंटर से, जरा ध्यान से सुनना, ये पॉइंट हमारा सेंटर से, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट हमारा सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है। ठीक है सर, एक्स डिस्टेंस हमारा दूर है। अब एक चीज बताओ कि हमें दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने बोला कि हमको इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या कई भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डायपोल की वजह से। तो हम क्या करेंगे सर? तो हमने कहा कि सर चलो एक काम करते हैं, सेंटर से एक पॉइंट हमने मान लिया जो कि एक्स डिस्टेंस पर है और एक एंगल बना रहा है, एक एंगल बना रहा है फ्रॉम डायपोल जो कि क्या है? थीटा है। डायपोल जो एंगल बना रहा है जो कि क्या है बेटा? थीटा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, तो मतलब कि हमको दो वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, हमको दो वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, एक तो एक्स एक तो थीटा। दो वेरिएबल हमको डिफाइन करने पड़ेंगे किसी भी पॉइंट पे, ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट पे, क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। एक एक्स डिफाइन करना पड़ेगा और एक थीटा डिफाइन करना पड़ेगा। जरा फील कराते हैं, जरा ध्यान सुनो। हमको इस पॉइंट पे निकालना था, हमने कहा कि हमें एक्स पता कर लो सर। तो अब एक्स जैसे ही पता करा, हम किसी भी पॉइंट पे, जैसे मेरा हाथ चला, उस किसी भी पॉइंट पे हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्स पता होगा, एक्स कम हो जाएगा इधर निकल आएगा, एक्स और कम हो जाएगा इधर, एक्स जीरो सेंटर पे, एक्स नेगेटिव इधर 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 इधर, किसी भी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं इस डायरेक्शन में। अगर हमें थीटा पता चल गया, एंगल पता चल गया, तो हम इस डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, एक्स की डायरेक्शन में। अगर हमें एंगल पता चल गया तो क्या हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं क्या?
मतलब कि हमें अगर x और थीटा दोनों पता चल गया तो हम ब्रह्मांड के कोई भी पॉइंट पे क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो x पता चला तो हम ऐसे मूव कर सकते हैं, और थीटा पता चला तो हम क्या ऐसे मूव कर सकते हैं क्या? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत? तो हमें एक चीज पता चली कि सर x और थीटा पता चल जाए तो हम ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ सर, एंगल कैसे लेना है? तो हमेशा दिमाग में रखना कि एंगल इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। हमको जो एंगल लेना है बेटा वो डायपोल की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ध्यान से सुनना, हमको जो एंगल लेना है वो डायपोल की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर एक सिनेरियो बनाते हैं और बोला कि ये एम पॉइंट है और हमें एंगल ये दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है, हम बोले कि ये 20 डिग्री दे रखा है। एंगल कितना दे रखा है? 20 डिग्री। तो क्या 20 डिग्री एंगल लेना है? नहीं सर। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस क्यू और यहाँ पे लिख दिया प्लस क्यू, तो जरा देखो डायपोल की डायरेक्शन कैसे बनेगी। तो डायपोल की डायरेक्शन सर ऐसे बनेगी, और डायपोल की डायरेक्शन से हमें एंगल कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये वाला एंगल लेना, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 160 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें लेना होगा। बताओ कोई दिक्कत? तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। क्वेश्चंस पूछता है कि भाई जो एंगल होगा वो हमेशा डायपोल के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज हमें लेना है। डायपोल के डायरेक्शन से या डायपोल के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है सर। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि हमको दो वेरिएबल पता चल जाए। क्या हो गया भाई? हाँ, दो वेरिएबल हमें पता चल जाए सर, एक्स और थीटा, जिसके कारण हम किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और हम एक बार चेक करते हैं कि मेरा स्ट्रीमिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो चलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? एक काम करते हैं, ये जो P है बेटा, ये जो P है इसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। एक तो थीटा के कंपोनेंट में तोड़ा जिसको हमने बोल दिया क्या? P cos थीटा। एक तो ये वाले कंपोनेंट में तोड़ा जिसको हमने बोल दिया P sin थीटा। बताओ कोई दिक्कत? हमने P वाला जो मेन डायपोल था उसको हमने क्या कर दिया? दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक तो तोड़ दिया P cos थीटा, एक तोड़ दिया बेटा P sin थीटा में। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ, अब हमको इस P का कोई भी काम नहीं, ये जो मेन वाला P है इसका कोई भी काम नहीं। अब एक चीज बताओ कि ये जो M पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P cos थीटा के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? एक्सिस की तरह बिहेव करेगा क्या? हमने बोला कि फॉर M पॉइंट फॉर P cos थीटा, ऐसे लिखते हैं, फॉर P cos थीटा, फॉर P cos थीटा, जो M पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? एक्सिस की तरह बिहेव करेगा क्या? कोई दिक्कत? M पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P cos थीटा के लिए कैसे बिहेव करेगा? एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। तो EA बना दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ, M पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए वो P sin थीटा के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? देखो P sin थीटा कैसे है बेटा? डायपोल जो कैसे है तुम्हारा? इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे है तुम्हारा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इस पॉइंट पे हमको चाहिए, तो इस पॉइंट से ये कैसे है तुम्हारा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायपोल के कैसे होगी? तुम्हारी अपोजिट डायरेक्शन में। अरे भाई इधर देखो, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायपोल की वजह से कैसे होगी? उसी डायरेक्शन में होगी। और कैसे होगी? एक्सिस पर होगी। और इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कैसी होगी तुम्हारी? परपेंडिकुलर होगी। क्या परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? कोई दिक्कत? और इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होगा क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं फॉर P sin थीटा, फॉर P sin थीटा M पॉइंट, फॉर P sin थीटा M पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली होगी क्या?
कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया क्या? अब इन दोनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा? ई नेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। चल बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ई एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना हो जाता है बेटा? 2kp। कौन सा डायपोल है? कॉस थीटा वाला डायपोल है, तो कौन सा डायपोल लेंगे? 2kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब जरा देखो परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो टू नहीं होता सर, के पी कौन सा कंपोनेंट लेंगे बेटा? पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ई नेट। ई नेट कितना होगा तुम्हारा? तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ई नेट कितना होगा तुम्हारा? रूट ओवर ई एक्सिस का स्क्वायर कितना है बेटा? 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कितना है तुम्हारा? kp sin थीटा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो, तो kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब को हम क्या बाहर ले लेंगे क्या? देखो जरा, kp का एक्स क्यूब का स्क्वायर और kp एक्स क्यूब का स्क्वायर, और स्क्वायर के बाहर रूट निकलेगा तो क्या kp अपॉन एक्स क्यूब बाहर ले लिए क्या? अंदर क्या बचा बेटा? अंदर बचा तुम्हारा 2 2 4, और cos थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और ये अंडर रूट 4 cos थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक दिख रहा है क्या सबको? थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, दिख रहा होगा है ना? चलो ठीक है, अब तुम्हें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर कितना बचा बेटा? तो kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, और हमें दो वेरिएबल पता होने चाहिए सर, एक्स और थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब जरा चेक करते हैं, अगर हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख दिया, मतलब हमें एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए, एक्सिस पे मिलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा देखो, थीटा 0 रखें तो 3 + 1 4, और 4 का रूट 2, 4 का जो रूट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अगर हमने थीटा को 90 डिग्री रख दिया, 90 डिग्री रखा तो cos स्क्वायर 90, मतलब 90 0 हो जाएगा, रूट 1 1, तो कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, होप है कि बेटा समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, लेकिन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है और एक्सिस पे पूछता है, ये आपका बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है एट एनी पॉइंट, अगर आप ये जनरल केस दिमाग में रखते हो तो ये समझ लेना कि आप क्वेश्चन उड़ा दोगे, कैसे भी करके, कैसे भी करके आपको क्वेश्चन उड़ा दोगे। बस एंगल का दिमाग में रखना कि कहां से एंगल लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज लेना है, और सारी चीजें तुम दिमाग में रखना कि किसी भी पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है बेटा? kp अपॉन एक्स क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि एक डायपोल को हम किसके अंदर रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, और उस पर देखेंगे कि टॉर्क लग रहा है। अब ये टॉर्क क्या होता है? तो जनरली मैकेनिक्स रोटेशन सब क्लास 11 का टॉपिक है, और क्लास 11 तो सर हमने पूरी मजे में निकाल दी। तो जो बच्चे मेडिकल और जेई की तैयारी कर रहे हैं
उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 11 को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मेडिकल और मेंस में क्वेश्चंस जो होते हैं वो दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। बेटा उनके लिए जो फिजिक्स है वो कॉमन फिजिक्स है, हमारे लिए जो फिजिक्स होती है सर 11 की फिजिक्स होती है, क्योंकि उसमें तो बोर्ड हमारा क्लास स्कूल में ही होता है, तो उसमें नंबर देके हमें पास कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना, 11th और 12th की फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो, तभी जाके कॉन्सेप्ट बन पाएंगे और मेंस और मेडिकल के क्वेश्चंस आराम से उड़ा पाओगे। ठीक है, तो जनरली टॉर्क थोड़ा थोड़ा 11th का टॉपिक है, रोटेशन का है, तो हम इसके कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जाएंगे और फिर समझाएंगे, आपको एकदम फील आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम करेंगे क्या बेटा कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, उसके अंदर डायपोल को अपने क्या कर देंगे, रख देंगे, और फिर देखेंगे कि इस डायपोल के अंदर क्या लग रहा, हमारा टॉर्क लग रहा। ठीक है, चलो तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे लेनी है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, मतलब कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसको रखा, एक डायपोल को रख दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डायपोल को रख दिया, -q और +q। ठीक है, एक हमने डायपोल को रख दिया, ये डायपोल का सेंटर O ले लिया, यहां से डिस्टेंस हमने बेटा L ले ली, और यहां से डिस्टेंस हमने L ले ली। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई चार्ज पॉजिटिव जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो यहां पर फोर्स लगा, कोई दिक्कत, जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो लगेगा बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और यहाँ पे -q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब यहाँ पे चार्ज के अंदर जो साइन है वो नेगेटिव है, मतलब वो ऑपोजिट्स है, वो ऑपोजिट्स है, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा चार्ज का, सेम है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर। तो आपको पता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कि एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 0 आ गई। अगर ये एफ नेट की वैल्यू 0 आ गई सर, तो ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनो, अब हम 11 के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। एफ नेट भाई, एक तरफ ये फोर्स लग रहा और एक तरफ इधर फोर्स लग रहा, दिख रहा है, एक तरफ ऐसे फोर्स और एक तरफ ऐसे फोर्स, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, मतलब कि सर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम में दो तरीके से बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, एक तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और एक तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जनरली बॉडी किस में होगी बेटा, बॉडी किस में होगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। बॉडी किस में होगी हमारी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स 0, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा, नेट फोर्स 0 आ रहा, बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, बॉडी चल नहीं पाएगी, बॉडी ऊपर नहीं हो पाएगी, बॉडी नीचे नहीं हो पाएगी, मतलब ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है सर। लेकिन ये बॉडी मूव तो करेगी, और आपको फील आ गया होगा ये बॉडी पे फोर्स लग रहा, और ये बॉडी क्या कर देगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको घुमा देगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा देगी, मतलब कि सर इस पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन टॉर्क जो लगेगा, टर्निंग इफेक्ट, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि ये जो बॉडी है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, ये जो बॉडी है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी सर। जरा ध्यान सुनो, ये पक्का हो गया है कि अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसमें नेट फोर्स तो कितना होगा, 0, मतलब वो बॉडी, वो डायपोल किस में होगा हमारा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा, वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो। ऐसा क्यों सर, एक एग्जांपल लेते हैं, जरा बताते हैं, रुक जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ये हमने कुछ पेजेस ले लिए या फिर एक कॉपी ले मान लो, ठीक है, एक हमने पेजेस ले लिए, जरा ध्यान से सुनो, ठीक है, और हमने यहाँ पर बेटा इधर साइड क्या लगाया, एक फोर्स लगाया,
और हमने इधर साइड क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। दोनों के साइड हमने जब फोर्स लगाया तो एक चीज बताओ, ये बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन में है? तो सर ये बॉडी रेस्ट पर होगी। रेस्ट पर है मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस बॉडी के अंदर क्या ले आया बेटा, इक्विलिब्रियम ले आया। मतलब ये बॉडी किस में होगी सर, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा एक चीज बताओ, ये बॉडी क्या घूम पा रही है क्या? नहीं सर, ये बॉडी घूम भी नहीं रही है, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। ठीक है सर, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पर, दैट मींस ये बॉडी तुम्हारी रोटेशनल में भी इक्विलिब्रियम है और ट्रांसलेशन में भी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हमने बॉडी को हल्का सा क्या कर दिया बेटा, टिल्ट कर दिया। अब टिल्ट करने के बाद हमने, सही सही से हो जाओ, हमने टिल्ट करने के बाद हमने यहां पे साइड क्या लगाया, नहीं मानोगे लगता है, हमने यहां पे क्या लगाया, हमने यहां पे क्या लगाया बेटा, एक फोर्स लगाया। एक हमने यहां पे फोर्स लगाया और एक हमने यहां पे फोर्स लगाया। जैसे ही हमने फोर्स लगाई ये बॉडी क्या हो गई तुम्हारी, घूम गई। मतलब एक चीज समझ में आया क्या, कि अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो बॉडी के अंदर रोटेशन आ जाएगा। अब जरा ध्यान सुनो, बहुत बढ़िया बात बताई हमने कि हमने एक बॉडी ले ली, एक फोर्स हमने इधर लगा दिया, एक फोर्स हमने इधर लगा दिया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ऑपोजिट फोर्सेस है। मतलब ये बॉडी तुम्हारी एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये बॉडी किसमें होगी बेटा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी सर? नहीं सर, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रही है इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये पक्का है कि वो बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन अगर वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो ये पक्का है कि वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। बताओ समझ में आया क्या? तो अगर कोई बॉडी को दोनों इक्विलिब्रियम में लाना है तो पहली बात तो उस पे फोर्स नेट 0 लगा दो। फोर्स नेट मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा लो। दूसरी बात, जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो। इसलिए डायपोल को मैंने रखा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो एफ नेट 0 है, ये बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो दैट मींस ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो इस डायपोल पे क्या आएगा बेटा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। इसलिए हम पढ़ते हैं कि किसी डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर टॉर्क आता है, उसी टॉर्क को हम क्या करने जा रहे हैं, अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो, हमने बहुत अच्छे से आपको ये चीज क्लियर कर दी। तो चलो बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं हम लोग। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने एक काम करते हैं, इसके अंदर डायपोल को रख देते हैं। ये हमने क्या रख दिया बेटा, डायपोल को रख दिया। यहाँ पे हमने माइनस क्यू ले लिया, यहाँ पे हमने प्लस क्यू ले लिया। ठीक है, ये डायपोल का सेंटर ओ मान लिया। यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, एल होगी, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, एल होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब तुम्हें पता है कि जो डायपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारी सी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इधर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिख रहा है क्या सभी को? बिल्कुल दिख रहा होगा। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, ये डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल मान चलो, लेट सपोज ये एंगल थीटा है। लेट सपोज ये जो डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो बेटा ये भी एंगल थीटा होगा क्या? ठीक है सर। अब ये एल का, अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमको टॉर्क निकालना है, टर्निंग इफेक्ट निकालना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए जिस पॉइंट से वो फिक्स्ड है। ठीक है सर, तो ये एल का दो कंपोनेंट हम निकाले थे। एक एल का ये कंपोनेंट होगा बेटा एल कॉस थीटा, और एल का ये वाला कंपोनेंट होगा एल साइन थीटा। ठीक है, तो जरा देखो ये वाला कंपोनेंट क्या यही वाले कंपोनेंट के बराबर होगा क्या?
हाँ सर, और ये कॉम्पोनेंट कितना होगा, L sin थीटा। मतलब कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतने पार्ट पे क्या ले आएगी, टॉर्क ले आएगी, और ये बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी इन अ डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो इधर देखते हैं, इधर L है तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, L cos थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, L sin थीटा। और ये बॉडी को कैसे घुमाएगा, ये भी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो मतलब जो नेट टॉर्क आया, ये भी ऐसे घुमा रहा है, ये भी ऐसे, ये इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करेगा। जो नेट टॉर्क आएगा बेटा जो हमारा नेट टॉर्क आया, वो एक तो पहले फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी वजह से आएगा, और एक इसकी वजह से आएगा, प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत। चलो तो टॉर्क नेट कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स कितना है, तो फोर्स कितने के बराबर होता है तुम्हारा, Q इंटू ई, ये भी Q इंटू ई, तो Q E L साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस Q E L साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो जो टॉर्क नेट आएगा वो कितना आ गया तुम्हारा, 2QEL साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको क्या काम करें, E को ऐसे रख देते हैं और यहाँ पे Q2L लिख दे। क्या सर हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया ताकि यहाँ पर क्या बन जाए, ये डायपोल बन जाए। तो नॉट नेट टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा, E और Q इंटू 2L कितने के बराबर है, P साइन थीटा। तो डायरेक्ट मीन्स जो टॉर्क नेट की वैल्यू आ गई बेटा, वो कितनी आ गई, PE साइन थीटा। ये हमारा नेट टॉर्क की वैल्यू आ गई डायपोल में, जब वो किसके अंदर रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था। चलो तो जो नेट टॉर्क की वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, PE साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वेक्टर फॉर्म में, P क्रॉस E। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, एक हम लिख सकते हैं E क्रॉस P। हम कौन सा माने सर, P क्रॉस E माने कि E क्रॉस P माने। अब जरा ध्यान सुनो, इसकी वजह से जो टॉर्क आया वो कैसे आया, मेरे हाथ का रोटेशन देखना कैसे आया, ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है क्या, ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। और इसकी वजह से कैसे आया बेटा, इसकी वजह से भी कैसे आया हमारा सर, क्लॉकवाइज आया। तो जो नेट टॉर्क आया वो कैसे आया, क्लॉकवाइज आया। अब जरा चेक करते हैं, चेक करते हैं, P क्रॉस E। अच्छा थीटा क्या है बेटा, ये जो थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन P एंड E। डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। तो डायपोल हमारा ऐसे बना और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे बनी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। कोई दिक्कत। अगर हम P क्रॉस E करें तो P से E तक हम अपने हाथ को घुमाएंगे, मतलब हमने यहां पर अपने पेन को रखा और P से E घुमा रहे। जरा देखो हमने कैसे घुमाया, P से E, P से E घुमाया, P से E घुमाया, तो P से E तक हम गए, P से E गए बेटा। तो ये कैसे रोटेशन बना रहा है हमारा सेंस, क्लॉकवाइज बना रहा है क्या, मतलब P से E हमारा कैसा बना रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है। कोई दिक्कत। चलो E क्रॉस P जरा देखो, E क्रॉस P हम ऐसे घुमाएंगे, ये कैसे घुमाएगा हमारा, ये हमारा कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। E क्रॉस P कैसे घुमा रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, और P क्रॉस E कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। अब बताओ क्लॉकवाइज वाला नेट टॉर्क से मिल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला नेट टॉर्क से मैच कर रहा है, तो सर क्लॉकवाइज वाला नेट टॉर्क से मिल रहा है, इसीलिए हम जो टॉर्क की वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। कोई दिक्कत, हमने एकदम डिटेल में तुम्हें बता दिया। नेट टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। इन दोनों में से किसकी डायरेक्शन सेम हो रही है नेट टॉर्क से, सर P क्रॉस E की। तो हम कौन सा लेंगे, P क्रॉस E। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक समझ में आ रहा है क्या बेटा, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग किसकी, हम लोग बात करते हैं बेटा कि टॉर्क मिनिमम कब होगा और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा डायपोल में, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो। चलो तो बात करते हैं हम लोग व्हेन टॉर्क इज मिनिमम, कब हमारा टॉर्क मिनिमम होगा, टॉर्क हमारा कब
मिनिमम होगा। चलो पहले मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, तो कब हमारा टॉर्क ऐसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, पीई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। और थीटा मैक्सिमम कब होता है बेटा, 90 डिग्री, 270 डिग्री एंड सो ऑन। मतलब कि चलो सिनेरियो बनाते हैं। हमने सिनेरियो बनाया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, और यहाँ पे हमने किसको रख दिया बेटा, डायपोल को रख दिया। माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। इस टाइम टॉर्क कितना आएगा हमारा सर, मैक्सिमम आएगा। और मैक्सिमम में कितना आएगा सर, पी ई आएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? या फिर सर 270, अब देखो ये ऐसे घुमा देगा, 270 अगर करना है तो इसको ऐसे कर दो, तो फिर ये क्या कर देगा, पूरा ये ऐसे करके घुमा देगा। बताओ कोई दिक्कत? तो 270 90 पर हमारा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, व्हेन टॉर्क इज मिनिमम, कब हमारा टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमें पता है कि सर टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, मिनिमम। और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होगी सर, जब थीटा 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, सो ऑन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो बनाते हैं एक फर्स्ट केस लेते हैं, इसमें दो केस हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दी बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, ठीक है। और यहाँ पर हमने डायपोल को रख दिया, यहाँ पे हमने डायपोल को रख दिया, यहाँ पे हमने माइनस क्यू लिया और यहाँ पे हमने प्लस क्यू लिया, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, डायपोल की डायरेक्शन कैसी होगी सर, तो डायपोल की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखो डायपोल की डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ऐसे, दोनों का एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दूसरा केस में कैसे होगा, सेकेंड केस जरा देखो, सेकेंड केस देखो। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, ठीक है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी और यहाँ पर हमने डायपोल ले लिया, यहाँ पे हमने डायपोल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस क्यू ले लिया, यहाँ पे हमने माइनस क्यू ले लिया, और यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब जो डायपोल की डायरेक्शन है वो माइनस से पॉजिटिव होगी, ये होगी। मतलब डायपोल की डायरेक्शन दिख रहा है आपको क्या, जरा देखो, दिख रहा है क्या, डायपोल की डायरेक्शन जो है बेटा वो माइनस पी होगी इधर, पी होगी इधर, और ई की डायरेक्शन ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। टॉर्क तब भी कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। दोनों के केस में टॉर्क कितना आ रहा तुम्हारा, 0 आ रहा। अब एक चीज बताओ, दो केसेस होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो दोनों रेस्ट पर है डायपोल, तो मतलब दोनों रेस्ट पर होंगे। अब बात यहां पर आके फंस रही है कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कौन सा अनस्टेबल। 11th में पढ़ा होगा बेटा, तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्लोप निकालते थे हम लोग, याद है? कुछ याद ही नहीं है, फिजिक्स कुछ नहीं याद है सर, 11th पूरा भूल चुके हैं हम। अब इधर देखो, इसमें हमने जनरली स्टेबल और अनस्टेबल दो इक्विलिब्रियम देखने, न्यूट्रल नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो, रिवाइज हो जाएगा। इधर देखो बेटा, मान के चलो हमने इसको हल्का सा क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इस डायपोल को हमने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, हल्का सा हमने क्या करा, डिस्प्लेस करा। ध्यान से देखना, डिस्प्लेस जैसे ही करा बेटा, इस पे फोर्स लगेगी इधर की साइड, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया होगा और यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है। इस पे फोर्स लगी होगी इधर और इस पे फोर्स लगी होगी इधर, और वापस से ये कैसे आ गया होगा, वापस से ये तुम्हारा इधर आ गया होगा। मतलब कि स्टेबल, एक मतलब कि इसको हमने हल्का सा क्या करा, इसको हमने क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया। हमने इसको डिस्प्लेस किया तो वापस ही अपने पोजीशन में आ गया। मतलब कि सर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं और वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो ऐसे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम में तो दोनों ही है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये है क्योंकि हमने इसको डिस्प्लेस किया, ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये चाहेगी कि डायपोल उसकी डायरेक्शन में आ जाए।
अभी तक जो भी कहानी कर रहे हैं वही कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डायपोल को रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड की साजिश थी कि डायपोल हमेशा उसकी डायरेक्शन में आ जाए। देखो डायपोल की डायरेक्शन ये है, दिख रही है, डायपोल की डायरेक्शन ये है, हमेशा उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगी आ जाए। तो ऐसे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम हल्का सा डिस्प्लेस करें, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, इनिशियल पोजीशन में आ जाए। ऐसे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जरा इसको देखो, इसको देखो, मान के चलो हम इस ऑब्जेक्ट को हल्का सा डिस्प्लेस करें। हमने यहां पर क्या करा, हल्का सा डिस्प्लेस करा, ठीक है। जैसे डिस्प्लेस करा ये प्लस क्यू होगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, ठीक है। अच्छा प्लस क्यू पे फोर्स इधर के साइड लगी और माइनस क्यू पे फोर्स इधर के साइड लगी, और हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ ये सर, हुआ ये सर कि ये पूरी तरह से क्या हो गया, हमारा घूम के इधर आ गया। मतलब कि घूम के इधर आ गया, तो इधर के साइड जो चार्ज हो गया हमारा वो कैसा हो गया, प्लस, और इधर के साइड चार्ज कैसा हो गया हमारा, इधर के साइड चार्ज कैसा हो गया हमारा बेटा, माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। मतलब कि सर अगर अगर ये 180 डिग्री पर है और इसको थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया, 180 डिग्री पे थोड़ा सा हमने इसको डिस्प्लेस किया, ये वापस अपनी पोजीशन में ना आके ये कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है कि जो डायपोल की डायरेक्शन है, जो डायपोल की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहती है कि जो डायपोल की डायरेक्शन है वो मेरी डायरेक्शन में आ जाए। तो डायपोल की डायरेक्शन देखो किसकी डायरेक्शन में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? होप है कि आपको बेटा लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एरिया वेक्टर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चीजें देखेंगे, और हो सकता है तो 2-4 लेक्चर में हम लोग इसको खत्म करके मेंस के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वेरी थैंक यू क्लास।